जय हिंद सबों को। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खास करके वैसे अभ्यर्थी जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बीपीएससी शिक्षक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानना होगा कहते किसको हैं। जिस भी समीकरण का घात 2 हो जाए, घात यानी डिग्री होता है, पावर और डिग्री में अंतर है। जिस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, वो होता है द्विघात समीकरण और उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आप जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। चूँकि ये समीकरण है तो बराबर 0 भी होगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ax² प्लस bx प्लस c के ही फॉर्म का हो। यहाँ पे कोफिशिएंट x² का, कोफिशिएंट x का और कोफिशिएंट c का बदल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको सीधा देखिए, पूरा हाफ साफ, पावर जो है यहाँ पूरा था, फिर हाफ हो गया, फिर साफ। पूरा मतलब 2, हाफ मतलब आधा, साफ मतलब ख़त्म। इसको कोई x का पावर 0 भी किसी को दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है, क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। अब चलिए, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखिएगा। ए क्या है सर? ए है x² का कोफिशिएंट, बी यहाँ पे x का कोफिशिएंट यानी गुणांक है, और कांस्टेंट टर्म होता है जो नियतांक है, कांस्टेंट टर्म है वो है c। और बराबर 0 क्यों? क्योंकि समीकरण है तो 2 पक्ष चाहिए। इसमें एक वर्ड होता है, आप जानिएगा, एक होता है विवेचक। विवेचक या विविक्त कर भी इसको कहते हैं, और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्रिमिनांट कहते हैं इसको, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस द्विघात समीकरण का सबसे बड़ा फैक्टर यही है, डी। उससे पहले इस डी के बारे में जानेंगे, इस बात को जान लीजिए कि इसका जो रूट होगा द्विघात समीकरण का, या मूल होगा, किसी भी समीकरण का मूल उतना ही होता है, रूट उतना ही होता है जितना उसका मैक्सिमम पावर हो, मतलब डिग्री हो। द्विघात है तो घात 2 है, इसीलिए मूलों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। मूलों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ रूट्स। तो पहला एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा द्विघात समीकरण का? तो 2 होता है, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण का यदि आपको कभी ग्राफ के बारे में पूछ दे, तो द्विघात समीकरण का ग्राफ जो होता है वह पैराबोलिक होता है, परवलय होता है। कैसे? चूँकि x² है तो x में ये क्या है? वैरी करेगा। x का, y का कोई भी, x का नेगेटिव वैल्यू भी और पॉजिटिव वैल्यू भी, x y क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसीलिए ये इसका ग्राफ जो होता है वह परवलय होता है, पैराबोला होता है। ये भी याद रखिएगा, अगर ग्राफ कभी पूछ दे कैसा होता है तो परवलय होता है। मूलों की संख्या या नंबर ऑफ रूट्स कितना होता है? तो 2 होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं विविक्त कर की। अब देखिए, विवेचक को डी से डिनोट करते हैं, इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, इसलिए कैपिटल डी से। तो डी का जो फॉर्मूला होता है, डी वो होता है b² माइनस 4ac। ये आप जानते भी होंगे, d इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म, मतलब x का गुणांक माइनस 4 गुना x के गुणांक का स्क्वायर यानी वर्ग माइनस 4 गुना x² का गुणांक और नियत टर्म जो है, नियत पद, वो कर देंगे तो d निकल जाता है। अब देखिए, d जब आप निकाल लिए तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको समझिएगा, क्या क्या संभावना है। ये वैल्यू पहला आ सकता है, d का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, नहीं आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है d का वैल्यू 0 आ जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी है d का वैल्यू ऋणात्मक आ जाए, निगेटिव आ जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी है, नहीं है? तो d जो है पॉजिटिव आने का मतलब हुआ d ग्रेटर देन 0 कहते हैं इसको। 0 आने का मतलब हुआ d बराबर 0 होगा, और नेगेटिव का मतलब हुआ d लेस देन 0 होगा। ये तो क्लियर है। अब इससे क्या निकालेंगे? तो सर इससे हम लोग नेचर ऑफ रूट निकालते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब हुआ मूलों का प्रकृति। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मूलों का प्रकृति जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको समझिएगा।
देखिए मूलों की प्रकृति क्या होगा, जब d ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब d का मान धनात्मक आए तो मूल जो होता है मूल वास्तविक होगा। पहला बात तो यही आपको जानना है, मतलब रियल रूट होता है, मूल वास्तविक होगा, और न केवल वास्तविक होगा बल्कि मूल निकालेंगे तो किस प्रकार का आएगा, रूट्स भिन्न आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं कब, मूल वास्तविक और भिन्न होता है जब d का मान धनात्मक आ जाए। अब अगर मूल d बराबर 0 जब आ जाए तब क्या होगा, तो इस स्थिति में मूल जो होता है होता तो वास्तविक ही है, मतलब रियल होता है, एग्जिस्ट करता है नेचर में, और इसके साथ साथ समान होता है, मतलब दो को जो वैल्यू आएगा ना मूल का दोनों बराबर ही होगा, सेम होगा। अगर 2 2 आ रहा है तो 2 2 ही होगा, a आ रहा है तो a ही आएगा, 3 3 आ रहा है तो 3 3 ही आएगा। अब तीसरा कंडीशन को लीजिए। अब तीसरी बात है, अगर d ऋणात्मक हो जाए, मतलब विवेचक का मान, विविधकर का मान या डिस्क्रिमिनेंट का मान ऋणात्मक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, यानी मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अवास्तविक के साथ साथ मूल जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो मूल निकालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर है। तीनों कंडीशन में मूल का स्थिति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, वो हमने इसमें बता दिया, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको क्वेश्चन में भी करेंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग मूल को क्या मानेंगे और मूल कैसे ज्ञात करेंगे, उस पर बात करते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। क्यों 2 मूल होते हैं, किसी भी समीकरण का जितना घात उतना ही मूल, मूलों की संख्या किसी भी समीकरण का कितना, जितना घात उतना मूल, तो द्विघात है तो 2 मूल होंगे। तो मान लेते हैं कि वो 2 मूल अल्फ़ा और बीटा है। ये दोनों क्या है, मूल है आपका, मूल मतलब रूट्स, कोई इसको ज़ीरोज़ भी कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने से 0 मिल जाए वही मूल होता है, वही 0 होता है, वही रूट्स होता है। तो 2 मूल है, तो मान लिए कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो इस दोनों में संबंध आता है। जब अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, बहुत सारा मेथड है वो निकालने पे भी आएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, पहले समझिएगा इस दोनों का संबंध को समझते हैं। पहला होता है जब अल्फ़ा बीटा इसका मूल है तो मूलों का योग, पहला देखिए मूलों का योग, मूलों का योग मतलब हो गया सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है कि माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन नियत पद, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक बात बताइए, इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं तो इसके हिसाब से अगर सम ऑफ रूट्स पूछे यानी मूलों का योग पूछे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछे, तो आप क्या कहिएगा, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक्स का गुणांक b है तो माइनस b, अब बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने लिखा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो इसीलिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b/a। लेकिन ये चीज़ जानने से अच्छा है कि बेहतर इसको माइंड में रखिए, एक्स का गुणांक माइनस लगा देना है और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये मूलों का योग होता है। दूसरी बात आते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब हो गया नियत पद, नियत पद बट्टा एक्स स्क्वायर का
गुणांक। नियत पद बता एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। तो यहाँ से सर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि नियत पद आपका क्या है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मान के हम चल रहे हैं तो वैसी स्थिति में सर आपका नियत पद है सी। तो आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स हो जाएगा सी बट्टा ए। क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब इस पर बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन इसी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनता है और यहाँ ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो थ्योरी का था, इस सेक्शन में हमने थ्योरी का क्वेश्चन कर लिया, मतलब थ्योरी कर लिया बेसिक। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन से, हाउ टू फाइंड रूट्स, रूट्स फाइंड कैसे करते हैं और किस किस विधि से फाइंड कर सकते हैं, या आपको कंपटीशन किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, या कोई भी बोर्ड एग्जाम किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।